Now I request Dr. Devesh Saharan. Dr. Devesh Saharan is going to present on WebGIS in practice. Dr. Devesh Saharan is a very good friend of mine at the same time. He is assistant professor, Government Dungar College, Bikaner, having 12 years of teaching experience. He has done a course level 1, level 2 in glaciology in 2013 from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has trained in remote sensing and GIS from IIRS Dehradun in 2012 and continuing updating that. And he is a visiting resource person for HCM RIPA Jaipur and Institute of Advanced Studies in Education Bikaner. He has published more than 5 research articles in various journals of national and international repute and presented many research papers in various national and international conferences. He is a convener of online training session and webinar organized by IQAC, Government Dungar College, Bikaner. Very warm welcome, Dr. Devesh here, and board is yours. Thank you, sir. सबसे पहले तो कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेज सीकर प्रिंसिपल्स मैम और आपके पूरे सोनी सर और पूरे स्टाफ को, आयोजन स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखने की और मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ अपने कुछ व्यूज शेयर करने के लिए। मैं अपना जो डेलिब्रेशन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस नज़र आ रही होंगी और आप देख पा रहे हैं ये इमेजेस आपसे काफ़ी फेमिलियर हैं, काफ़ी कुछ इनको आप जानते भी होंगे। मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करें कि ये पिक्चर्स क्या हैं और कुछ समय बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये पिक्चर्स क्या हैं, किससे संबंधित हैं। तो आप चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं और तब तक हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम हम जो करते हैं वो है डिसीजंस। और ये जो जितने भी डिसीजंस होते हैं इनमें से मैक्सिमम जो हमारे डिसीजंस हैं वो जियोस्पेशियल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जियोस्पेशियल नेचर्स के होते हैं। ये जियोस्पेशियल एनालिसिस क्या होता है या जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड डिसीजंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लोग रेगुलर रूप से अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ कॉलेज रेगुलर बेसिस पे जाते हैं और लगभग एक रूट आपका फिक्स हो जाता है जिस रूट को आप हमेशा फॉलो करते हैं। ये एक रूट है जो आपका फिक्स हुआ। एक दिन आप कॉलेज जाने के लिए जैसे ही तैयार होके निकल रहे थे, तुरंत आपके फ्रेंड का आपके पास फोन आता है और वो कहते हैं कि आज मेरी गाड़ी खराब है यार, तू मुझे पिक कर लेना। जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची तो वो इंफॉर्मेशन जैसे आपके पास पहुंचती है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो तुरंत एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और एक नया अल्टरनेट रूट जो है वो डिजाइन कर देता है। अननोइंगली आपको पता भी नहीं चलता, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है और एक नया रूट आप फॉलो करते हैं। कॉलेज जाने के बाद आपके पास जैसे आप वापस घर को आना चाह रहे होते हैं उस समय एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है जिसमें आपका बेटी जो है वो डिमांड करती है कि मुझे अमुक बेकरी से पेस्ट्रीज लेके आना है। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके पास पहुंचती है और आपको मालूम है बेकरी की जो रास्ता है वो कहाँ है, और फिर से एक बार एक एनालिसिस, एक प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है और एक नया रूट आप डिजाइन करते हैं जो पहले 2 रूट से बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये जो पूरी प्रोसेस आपने की, इस पूरी प्रोसेस को ही जियो स्पेशियल एनालिसिस प्रोसेस कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लोकेशन बेस्ड नॉलेज। तो जहां कहीं पर भी जो भी डिसीजन आपको करना हो जिसमें कहीं पर भी लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो तो उसको हम जियो स्पेशियल एनालिसिस कहते हैं या जियो स्पेशियल प्रोसेस कहते हैं। और आप लोग देखेंगे कि पूरे दिन में आप जितने भी डिसीजंस लेते हैं उनमें मैक्सिमम डिसीजंस जो है वो किसी न किसी रूप में लोकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी ये जो सिनेरियो आपके सामने था इसमें तो केवल कुछ ही क्राइटेरिया थे, 2 या 3 क्राइटेरिया थे कि आपको बेकरी भी जाना है, अपने फ्रेंड को ड्रॉप भी करना है और उसके बाद अपने घर जाना है। लेकिन यदि क्राइटेरिया बढ़ते चले जाएं, सिर्फ 3 या 4 क्राइटेरिया नहीं, यदि बहुत सारे क्राइटेरिया आपके सामने हो तो यहाँ पर आप
का जो दिमाग है वो उसको निर्णय लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि हमारी मल्टीटास्किंग की एक लिमिट है, हमारी जो जियोस्पेशियल एनालिसिस की जो प्रोसेस करने की जो एक पावर है उसकी एक लिमिट है। तो जब बहुत सारे क्राइटेरिया आपके पास होते हैं तो फिर आपको निर्णय लेने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तब हमें जरूरत पड़ती है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में की थी, आपने जो ऑप्टिमम रूट तय किया था, वही सारी इंफॉर्मेशन, वही सारी चीजें जो है आपके लिए करके देने का, प्रोसेस करके देने का काम कौन करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या क्या इसमें होने चाहिए, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका दिमाग। तो अभी जो हमने प्रोसेस की थी, हमने जो ऑप्टिमम रूट तय किया था, उसके लिए हमने क्या क्या कंपोनेंट हमें चाहिए थे, तो 4 कंपोनेंट हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को, आपको जैसे ही आप घर के लिए आप कॉलेज के लिए निकलने जा रहे थे तो आपके पास एक फोन आया, यानी साउंड की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन एक इनपुट के तौर पे आपके दिमाग तक पहुंची। आप जब कॉलेज में थे तो वहां पर आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया, यानी वहां पर आपकी आंखों ने एक इनपुट डिवाइस की तरह काम किया। तो जो हमारे जो नॉर्मल जो सिस्टम है उसमें एक इनपुट डिवाइस होगा, तो ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए इसमें भी एक इनपुट एक डिवाइस होना चाहिए। दूसरा है डेटा मैनेजमेंट। जैसे ही आपको पता चला कि मुझे अपने दोस्त को पिक करना है, तो आपके दिमाग में आपके पास जो पहले से पूरे शहर का जो नक्शा है या उस पर्टिकुलर एरिया का जो नक्शा है वो आ गया, वो मेमोरी से रिट्रीव हुआ, तभी तो आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर पाएंगे। यदि आपके पास वो नक्शा नहीं होता, वो मेमोरी नहीं होती, वो डेटा नहीं होता, तो आप ऑप्टिमम रूट तय नहीं कर पाते। तो आप के पास एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो डेटा को स्टोर भी कर सके और आवश्यकता होने पे रिट्रीव कर सके। देन एक प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए जो हमारा दिमाग काम करता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक आउटपुट। क्योंकि अभी तक तो जो हम प्रोसेस कर रहे थे, डिसीजन भी हम ही लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये खुद डिसीजन नहीं लेगा, ये आपको ऑप्शन देगा, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है, काम आपको करना है, इसलिए इसमें एक आउटपुट यूनिट भी होनी चाहिए। तो बेसिक ये 4 कंपोनेंट वहां होने चाहिए। और इन 4 बेसिक कंपोनेंट के लिए हमें जो इन 4 चीजों को संपादित करने के लिए जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो कंपोनेंट है हार्डवेयर चाहिएगा हमें कोई ना कोई, हमें सॉफ्टवेयर चाहिएगा, हमें लाइववेयर चाहिएगा। लाइववेयर का मतलब ह्यूमन बींग्स, क्योंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ने तो एक बता दिया कि ये ऑप्टिमम रूट है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा, उसको यूज करने के लिए एक एंड यूजर होना चाहिए। तो लाइववेयर ह्यूमन भी चाहिए और साथ ही साथ में एक डेटाबेस भी चाहिए। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसमें ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। और जिसको मैं बार बार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोल रहा हूं, ये वास्तव में क्या है, GIS, दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है बल्कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसके बेसिक कंपोनेंट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर एंड डेटाबेस। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें कैपेबिलिटी होती है आपको जो जियोस्पेशियल डेटा है उसको हैंडल करने की, उसको प्रोसेस करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। चलिए, ये कुछ कंपोनेंट पहले ही मैं बता चुका हूं कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्योंकि बहुत सारा डेटा इसके पास पहले से स्टोर होता है जिसको ये मैनेज करता है और स्पेशल एनालिसिस का काम भी करता है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन की बात करें कि GIS हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, तो मैंने बताया n नंबर ऑफ एरियाज है जहां पर हम इसको काम में लेते हैं, लेकिन जिस किसी भी जगह आपको ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पर हम GIS काम में ले सकते हैं। लोकेशन, यदि हमें कोई लोकेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वहां GIS का यूज कर सकते हैं। कंडीशन, यदि कोई कंडीशनल की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि मुझे ऐसा रूट तय करना है जिसमें मेरे फ्रेंड का घर भी आ जाए, तो ये जब कंडीशन आ गई तो वहां हम GIS को यूज कर सकते हैं। ट्रेंड अगर हमें देखना हो तो GIS, रूटिंग निकालनी हो कि अगर मुझे यहाँ से जयपुर जाना है तो कौन सा रूट फॉलो करूं, कौन सा रूट ऑप्टिमम है, तो उसके लिए GIS काम में ले सकते हैं। पैटर्न अगर निकालना हो तो GIS काम में ले सकते हैं, और कुछ मॉडलिंग करनी है तो GIS। और आप देखेंगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में जो नॉर्मल डिसीजन लेते हैं उससे लेकर जो बड़े बड़े लेवल पे जो डिसीजंस ले जाते हैं उनमें इन्हीं क्वेश्चंस को ही देखा जाता है। तो इसलिए GIS जो है वो हर एक फील्ड में काम आता है।
कुछ डिसिप्लिन है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाता। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनो इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, एन नंबर ऑफ एरियाज है जहां पर जीआईएस का यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा यूज इस जगह पर हो रहा है, उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? स्पेशली ज्योग्राफी जो फर्टिलिटी है उसके अंदर तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? मैं अपनी इस बात को सपोर्ट दूंगा कि जीआईएस के ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ज्योग्राफी शब्द जरूर है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो जीआईएस में काम कर रहे हैं वो नॉन ज्योग्राफर्स हैं, वो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के नहीं है। यही रीजन है कि इसमें जो जीआईएस में ट्रिमेंडस एबिलिटी, कैपेबिलिटी होते हुए भी क्योंकि ज्योग्राफिकल एलिमेंट वहां पर मिसिंग है, ज्योग्राफी के लोग वहां जुड़े भी नहीं है, इसकी वजह से डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी तक हम जो जीआईएस का जो सेटअप देख रहे हैं उसे हम डेस्कटॉप जीआईएस कहते हैं। डेस्कटॉप जीआईएस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही जीआईएस के बारे में बात करते हैं तो एक जीआईएस लैब सेटअप करनी पड़ेगी। आपको लगता है जीआईएस के लिए हमें बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ते हैं। तो जो डेस्कटॉप जीआईएस है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है हाई एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि ये प्रोसेसिंग कर रहा है, स्पेशल डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और स्पेशल डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। आप में से बहुत लोग जो जीआईएस यूज कर रहे हैं उनको पता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स, कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके एक सिंगल लाइसेंस जो है वो भी 5 लाख 10 लाख का हो सकता है। आप कहेंगे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है क्योंकि आजकल बहुत से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज्यादा हाई एंड होते हैं कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस जीआईएस सॉफ्टवेयर को काम में लेने के लिए आपको हाई एंड हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, और जब हाई एंड सॉफ्टवेयर और हाई एंड हार्डवेयर मिल जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर आपको एक छोटा सा जीआईएस का सेटअप भी डेवलप करना है तो शायद उसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा हो जाती है। और जब आपने अपने कॉलेज में, पहली बात तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं ज्यादातर, 10 लाख रुपए आपको जीआईएस का एक सेटअप डेवलप करने के लिए मिलना बहुत बड़ी बात है। और यदि मिल जाता है तो वो इतना बड़ा 10 लाख रुपए इतना बड़ा सेटअप होता है कि क्योंकि इतना पैसा लग चुका है कि अब स्टूडेंट्स की रीच से वो बाहर हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनमें पीजी में यूनिवर्सिटीज में जीआईएस एक स्पेशल पेपर के तौर पे है, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा लोग उसको टर्न आउट नहीं कर रहे हैं, उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच जीआईएस की कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ज्यादा हाई एंड है, बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए हमें ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामर टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, जीआईएस प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ और इशू भी है, आउटपुट जो है वो इसका स्टैटिक तरह से है। तो इसकी वजह से जीआईएस जो है वो खासकर ज्योग्राफी में और खासकर हमारे एकेडमिक एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो डेस्कटॉप जीआईएस है वो इतना महंगा क्यों है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतना महंगा क्यों है, और उसमें क्या चीज महंगी है? तो ये देखा जा सकता है कि इसमें जो महंगा है वो पोर्शन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होगा या जो भी हार्डवेयर होगा वो इस प्रोसेसिंग यूनिट से ही संचालित होगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसिंग यूनिट हटा दीजिए। इस प्रोसेसिंग यूनिट को हटा दी तो हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट यूनिट और एक इनपुट यूनिट बच गई, जो कि बहुत ही सस्ती होती है। लेकिन इनपुट और आउटपुट यूनिट के बेस पे आप जीआईएस की प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि हर डेस्कटॉप पे अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट रखेंगे, तो हर डेस्कटॉप पे हमें एक जीआईएस प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, हर डेस्कटॉप के लिए हमें अलग से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसकी बजाय हम एक काम करते हैं, हम एक सेंट्रलाइज सर्वर बना देते हैं और उस सर्वर को इससे जोड़ देते हैं। तो यानी आपकी प्रोसेसिंग यूनिट को आपके
डेस्कटॉप से हटा दिया गया और उसको कहीं और इंस्टॉल कर दिया गया, और वो सर्वर न केवल आपको प्रोवाइड करवा रहा है बल्कि बाकी लोगों को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपके पास जो यूनिट है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो गई, और ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है वेब, दैट इज इंटरनेट। तो अब यहाँ पर डेस्कटॉप यूनिट, जो डेस्कटॉप जीआईएस था जिसमें प्रोसेसर, आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीज एक ही जगह कंबाइंड थी, अब वो एक जगह कंबाइंड होकर बल्कि वो दो जगह हो गई। एक जो हमारे एंड पे, यूजर एंड पे होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं, और जो दूसरा एंड है जहां पर प्रोफेशनल्स हैं, जहां पर उसको हैंडल करने के लिए है, उसको सर्वर एंड बोलते हैं। और ये जो एक नया तरीका निकल गया जीआईएस को यूज करने का, उसी को कहा जाता है वेब जीआईएस। वेब जीआईएस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बहुत से वेब जीआईएस के काफी फायदे हैं, बहुत से इसके लाभ हैं, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत से ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो वेब जीआईएस के ऊपर बेस्ड है। कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ArcGIS ऑनलाइन हुआ, जैसे GBGIS ऑनलाइन हुआ, मैप सर्वर्स हुए, ये बहुत सारे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो वेब जीआईएस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन को लेकर एक छोटा सा आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बात करना चाहूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, उसका यूजर इंटरफेस बहुत इजी है, और नाम तो शायद आप सबको याद हो ही जाएगा, दैट इज मैंगो। नाम बहुत इजी है, मैंगो है। आप इसको आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आपके वेब ब्राउजर में जाइए, mangomap.com करके आप एंटर करेंगे, आप वहां पर इसको वहां जा सकते हैं। साइन इन करना पड़ेगा आपको, आप साइन इन कर लीजिएगा, वहां पर साइन अप कर लीजिएगा। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपका ईमेल एड्रेस चाहिएगा उनको, बाकी 2-3 डिटेल्स और चाहिए। उसके बेसिस पे आप वहां पर बिल्कुल उसी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं जैसे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं या व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये एक वेब पोर्टल कह सकते हैं आप, या एक वेबसाइट कह सकते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में, अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर चल सकता है। तो एक खास बात जो वेब जीआईएस की, जो डेस्कटॉप जीआईएस में नहीं था, आप लोगों को पता होगा जो जीआईएस पे काम कर रहे हैं, अगर उनको डेस्कटॉप जीआईएस पे कुछ काम करना है तो वहां पर कम से कम 3-4 जीबी का एक बहुत ही सेंसिटिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था, चाहे वो ओपन सोर्स भी क्यों ना हो। वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता था, उसको इंस्टॉल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहूँ और बाई एयर जाना चाहूँ, तो मुझसे कहा जाए कि भाई एरोप्लेन में अगर आपको सफर करना है तो सबसे पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि आपको एरोडायनामिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको जेट इंजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये सब। जबकि उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक यूजर हूँ, तो मुझे सिर्फ इमरजेंसीज के समय मुझे क्या करना है वही जानना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार वेब जीआईएस में डेस्कटॉप जीआईएस से अलग ऐसे है कि यहाँ पर आपको कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्निकल चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वर एंड पे जीआईएस प्रोफेशनल्स उसको हैंडल कर रहे हैं। आप सिर्फ एक एंड यूजर हैं और आपको जो बिल्कुल लिमिटेड आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको पूरी करनी है। तो इसके लिए किसी तरह की सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी वेब ब्राउजर जो काम में ले रहे हैं उस वेब ब्राउजर में जाइए, जैसे अपने फेसबुक ऑन करते हैं, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं, विकिपीडिया सर्च करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को, कोई भी ऑनलाइन जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वेब ब्राउजर के ऊपर बेस्ड होता है। अब एक डेमो हम वहां चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये वेब जीआईएस कितना इजी है और किस तरीके से आपके लिए एक नॉर्मल काम में हेल्प कर सकता है। देखिए, इसकी एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आप सोशल ज्योग्राफर हो, आप अर्बन ज्योग्राफर हो, या फिर आपका टूरिज्म के ऊपर कोई रिसर्च है, ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मैं कुछ बहुत अच्छे मैप्स जनरेट कर सकूं,
तो उसके लिए अगर डेस्कटॉप जीआईएस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो उतना ही हाई एंड सॉफ्टवेयर चाहिएगा, उतना ही हाई एंड हार्डवेयर चाहिएगा, और उतना ही आपको बहुत ज्यादा उसका नॉलेज चाहिएगा, उसी प्रोफेशनल लेवल को आपको उसकी जानकारी आपको चाहिए। ऐसी स्थिति में होते ही है कि हम या तो किसी अपने फ्रेंड को कह देते हैं कि यार तू मेरे लिए एक मैप तैयार कर दे, तेरे को जीआईएस आता है, या हम सोचते हैं छोड़ो जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है उसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को जो डेस्कटॉप जीआईएस में कमियां थी, इन सबको दूर करता है वेब जीआईएस। एक सिंपल पर्सन जिसको जीआईएस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, वो भी बहुत अच्छे मैप्स क्रिएट कर सकता है, बहुत इंटरैक्टिव मैप्स क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने एक अपनी वेबसाइट वेब ब्राउजर पे गया हूं और मैंने मेरे एक ये mangomap.com यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, खोल रखा है। क्योंकि मैंने साइन इन कर रखा है मेरे अकाउंट से, इसलिए जो मेरा पोर्टल है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। आप भी बहुत आसानी से साइन इन कर सकते हैं। ये पहला यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट मैप का। आप चाहें तो नया मैप क्रिएट कर सकते हैं और कुछ और मैप्स आपको यहाँ नजर आते हैं जो आपने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। मैंने एक मैप पहले से क्रिएट कर रखा है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है इसलिए बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने एक मैप जो है वो क्रिएट कर रखा है। उस मैप की और या वेब जीआईएस की खास बात क्या है वो जरा हम देखते हैं। मैं रेनू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैट बॉक्स है उसमें इस जो मैप है इसका लिंक जरूर शेयर कर दें। आप जैसे ही क्रिएट मैप पे जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक मैप आपके सामने मैंने एक जनरेट कर रखा है। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका अगर आप यूजर इंटरफेस देखें तो यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर तो देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इजी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप एक नए पर्सन के तौर पे सबसे पहले साइन इन करते हैं तो वहां पर एक वीडियो ट्यूटोरियल आता है, एक ट्रेनिंग सेशन आता है जो लगभग 45 और 60 मिनट्स का है। एक लेमेन पर्सन जिसने कभी जीआईएस पे काम नहीं किया हुआ है, यदि वो भी उस 45 या 60 मिनट का सेशन, ट्रेनिंग सेशन को फॉलो कर लेता है तो बहुत आसानी से इस मैंगो मैप का जो जीआईएस इंटरफेस है उसको बहुत आसानी से सीख सकता है और अपने काम में ले सकता है। यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फेसबुक के ऊपर करते हैं या किसी दूसरे वेब पोर्टल पे काम करते हैं। जैसे मेरा एक मैप है तो मुझे कोई डेस्कटॉप जीआईएस की तरह बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करें तो सेटिंग्स की, सेटिंग्स में आपके पास डिटेल्स आता है। अगर आपका जो मैप है आप उसका टाइटल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेआउट आप देख सकते हैं, टूल पैनल्स है, मैप की पोजीशन है, नेविगेशन है। ये इसमें बेसिक जो है मैप सेटिंग्स में है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है दैट इज लेयर्स। आप यहाँ पर चूंकि जो जीआईएस का बैकग्राउंड है, जिनका उनको पता है कि जीआईएस में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म में हम होती हैं, तो यहाँ पर भी लेयर्स है। आप कोई भी लेयर जो है वो चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अपलोड डेटा, आपके पास डेटा पहले से अगर तैयार है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं आप। जो सैंपल लाइब्रेरीज में भी इनके पास कुछ डेटा अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। यदि मैं अपलोड डेटा की बारे में बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपके पास कोई शेप फाइल है, केएमएल फाइल है, जियोटिफ फाइल है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी इन ऑप्शंस को फॉलो करते हुए अपना डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये डेटा आपके अलग अलग लेयर्स में है। उसके बाद आता है टूल बॉक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। टूल बॉक्स उसके बाद चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खास बात क्या है। यदि आप लोगों के पास इस मैप का लिंक पहुंच गया होगा तो आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेस्कटॉप जीआईएस था उसके अंदर मैं जो भी रिसर्च करता था, जो भी मैप वगैरह मैं तैयार करता था वो स्टैटिक थे। स्टैटिक इन द सेंस कि मैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो अगर मैं उसको प्रिंट आउट की फॉर्म में लेता हूं तो जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो बहुत डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो वहां मिस हो जाती है। इसलिए डेस्कटॉप जीआईएस की कमी ये थी कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने एक बहुत शानदार मैप बनाया है, उस शानदार मैप का जो उसकी जो एक एसेसिबिलिटी है वो हर व्यक्ति तक नहीं हो पाती।
और अगर मैं चाहता हूं कि वो मैप किसी और को, कोई और व्यक्ति उसको शेयर करे, उसके साथ करे, तो उसके पास भी डेस्कटॉप जीआईएस होना चाहिए। यहाँ एक खास बात यह है कि ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप अपने मैप को ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन, आपने कोई भी मैप बनाया, यहाँ ऑप्शन आता है शेयर मैप। जैसे ही शेयर मैप पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक यूजर URL लिंक आ जाता है। इसको आप कॉपी करके आप चाहें तो अपने किसी भी वेब ब्राउजर में इसको खोल सकते हैं, किसी भी मोबाइल में, डेस्कटॉप में, आईपैड में, कहीं पर भी इसको खोल सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप उसको एम्बेडेड कर सकते हैं ईमेल में। ये सारी फैसिलिटीज जो हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज डेस्कटॉप जीआईएस में अवेलेबल नहीं है। तो जो वेब जीआईएस है, इसमें खास बात ये है कि इसमें आप जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका वर्ल्ड वाइड रीच हो जाता है। जो लिंक है, वो लिंक यदि अमेरिका में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो भी आपके मैप को देख सकता है और आपकी मैप से जो जानकारी या इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकता है। कोई इसकी जो है वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी है, प्लेटफॉर्म्स है, चूंकि ये वेब ब्राउजर के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं। और क्या खास बात है इसकी, यदि आप उस मैप को देखेंगे, बाद में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो लेयर्स हैं उनमें आप बहुत आसानी से अपने हिसाब से आप इसको किसी भी लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ राजस्थान का मैप चाहिए तो राजस्थान का मैप आ गया, मैंने बाकी दोनों लेयर्स को ऑफ कर दी। यदि मुझे डिस्ट्रिक्ट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो ये मैप ले सकता हूं। अच्छा, आप इसका जो बेस मैप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत से ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं और ये ऑप्शन केवल जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे नहीं है। यदि आप देखेंगे कि आपके पास जो मैप है, उस मैप में भी आप चाहें तो बेस मैप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सैटेलाइट बेस मैप मेरा ले लिया, तो आप बहुत आसानी से इसके अंदर अपने हिसाब से, अपने यूजर एंड पे जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव है पूरी तरीके से। इंटरैक्टिव इन व्हाट सेंस, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने इसका जो लिंक लिया है, उस लिंक को मैं एक नया जो है उस पे लेके आपके सामने करता हूं। ये वही लिंक है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में देख लीजिए। ये आपके पास यूजर इंटरफेस आ गया होगा। नॉर्मली जो डेस्कटॉप जीआईएस की जो से भी हम मैप जनरेट करते हैं, लेकिन वो इंटरैक्टिव नहीं होते। ये आपके यूजर एंड के ऊपर ये मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इंटरैक्टिव मैप है। आपको जो स्लाइड्स चाहिए, जो लेयर चाहिए, वो लेयर आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन और भी इसमें कुछ खास बात है। यूजर एंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे नहीं। यहाँ पर एक क्वेरी टूल भी है, आप क्वेरी भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये सारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मैं देखना चाहता हूं कि बीकानेर डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ डिवीजन में बीकानेर डाला और अगर रिजल्ट्स के लिए मैं करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये आपको जो बीकानेर डिवीजन के अंदर आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उसने हाईलाइट कर दिया। यानी ये जो मैप है ये न केवल इंटरैक्टिव है, बल्कि बहुत सारी जो जीआईएस की क्वेरीज हैं जिसके लिए हमें शायद डेस्कटॉप जीआईएस की जरूरत पड़ती, वो आप अपने वेब ब्राउजर से भी क्वेरीज कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट आया है इसको आप टेबल फॉर्म में ले सकते हैं, इस रिजल्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में है, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और 2-4 बेसिक इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, मुझे कुछ इस मैप में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मिसिंग है और अगर मैं कुछ एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐड करना चाहूं तो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड न्यू फीचर। आपको उसके लिए किसी तरह के डेस्कटॉप जीआईएस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पता चला, आपने उसको सेव कर दिया, आपने उसको आईडी नंबर दे दिया,
और आपने उसका नाम लिख दिया अजमेर सेव। यानी एक लेमैन व्यक्ति भी अपने हिसाब से अगर आपका मैप तैयार है उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, तो वो पॉइंट यहाँ पर हो गया। और सबसे जो बेस्ट चीज है इसकी कि ये रियल टाइम अपडेट होता है। अगर आप देखें जो मैंने पहले जो ये खोल रखा था, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहां पर अजमेर आपको नजर आने लग गया। यानी आपके जो मैप्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होंगे। डेस्कटॉप जीआईएस में आपने एक मैप बना दिया, उसके बाद अगर आप उसके अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। आपके पास वो पुरानी फाइल्स होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो मैप है उसमें न केवल एक बार जनरेट कर दिया बल्कि आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। और यही इसका एक दूसरा फीचर आता है जो वेब जीआईएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूजर्स एंड ग्रुप्स। केवल आप ही अपडेट नहीं कर सकते बल्कि आप इस मैप को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का जो एक रोल है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप, हम फैकल्टी मेंबर के तौर पे हो सकता है जीआईएस को यूज करते हो, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमारे स्टूडेंट तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच में जीआईएस पहुंचे, जो शायद डेस्कटॉप जीआईएस से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस वेब जीआईएस के द्वारा उनको भी अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं और आप उनको छोटा छोटा टास्क दे सकते हैं। जैसे आपने एक को परमिशन दे दी और ये टास्क दे दिया कि बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स को मार्क कीजिए। एक दूसरे व्यक्ति को आपने कह दिया कि यहाँ पर जितने भी अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं इनका आप लेबल्स दीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि उसको लेबल वहां पर मिले। जैसे वो भी हम पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपने लेयर में गए और डिस्ट्रिक्ट्स, इस डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे इसमें लेबल देना है, सिर्फ जैसे हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक नॉर्मल व्यक्ति जो काम कर रहा है उस तरीके से हम इसको करेंगे, देन सेव करेंगे, दैट्स ऑल। आपको कोई बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा कमांड्स नहीं देने। और ये जो आपका जो मैप है, इस मैप में लेबल्स आपको नजर आने लग गए। और ये जो सारा कुछ है ये रियल टाइम है। केवल आप नहीं बल्कि आपने ये मैप जितने भी लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, और जो भी लोग इस मैप को देखेंगे वहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो लेबल्स हैं या जो भी आपने अपने इसमें चेंज किया है वो चेंज वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। आप बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेयर के बारे में बात करूं, यहाँ एक ऑप्शन आता है आपके लेयर्स में जाने पर, एडिट का ऑप्शन। एडिट के ऑप्शन में अभी हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब है मैं चाहता हूं कि अलग अलग कलर से ये दिखें, तो मैंने इसमें चूज कर लिया नेम एंड देन सेव। क्योंकि अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सब एक ही कलर में नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आप बस इतने छोटे से क्लिक के द्वारा आप देखिए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपके अलग अलग कलर्स में नजर आने लग गए। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। देखिए कितना अच्छा है। क्वांटिटी में आप ये देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर रखा है, मैंने जो मेरा इसमें है एरिया है, और एरिया के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए। यही वो बेसिक चीजें देखिए, यहाँ पर उसने कैटेगरीज बना दी आपके एरिया वाइज। जैसलमेर जो है उसको हाईएस्ट जो है कैटेगरी में रखा है और इसने ये कर दिया, ये कोरोप्लेथ मैप आपके सामने आ गया। तो देखिए इस तरीके से एक बहुत ही बिना एक लेमेन के लिए भी ये चीजें बहुत आसान हो गई। नहीं तो अगर हम डेस्कटॉप जीआईएस की बात करें तो वहां पर इस तरीके का कोरोप्लेथ मैप बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज होने की जरूरत है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो एक आम ज्योग्राफर्स को चाहिए। हमें बहुत ज्यादा जीआईएस एक्सपर्ट नहीं बनना। अगर मैं सोशल ज्योग्राफी से ज्योग्राफर हूं और मैंने किसी एरिया में कोई रिसर्च किया है, तो मैं चाहता हूं कि उसके 3 या 4 और 5 इस तरीके से मैप बने जो मेरे डेटा को, मेरे रिसर्च को वर्ल्ड वाइडली जो है रीच प्रोवाइड करवा सके। ऐसे में ये वेब जीआईएस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सेकंड, इसमें बहुत से ऑप्शन है। टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आप देखेंगे, आप इसमें आपके जो यूजर एंड के ऊपर जो व्यक्ति है जो उस लिंक को खोल रहा है, वो लिंक से वो क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पर ऐड कर किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है, प्रिंट का ऑप्शन दिया है।
स्केच का ऑप्शन दिया है, चेंज बेस मैप का ऑप्शन दिया है। इससे फायदा ये होगा कि जो आपका यूजर है वो अगर इसको काम में लेना चाहेगा तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे जैसे मैंने अपना एक मैप बनाया और मैप बनाने के बाद मैंने इसको पब्लिक डोमेन पे डाल दिया। अब एक व्यक्ति जो झारखंड में बैठा है उसको भी अगर राजस्थान का रिसर्च करना है और उसको अपने रिसर्च में इस मैप की जरूरत है तो उसको वो सिंपली इस मैप को प्रिंट भी कर सकता है। उसने अपनी क्वेरी डाली, क्वेरी डालने के बाद उसके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, उस रिजल्ट्स के बाद वो उसको प्रिंट ऑप्शन भी दे सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर ही हो, आप यूजर्स को भी ये ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने उसके पास बहुत से ऑप्शंस आ गए जिसमें कि ये सारी की सारी उसमें आपका टाइटल आ जाएगा, टाइटल आने के बाद आपके टाइटल आ जाएगा, आपके पास नीचे लेजेंड्स आ जाएंगे और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं ये वेब जीआईएस प्रोवाइड करवाता है जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी आपके नॉर्मल जीआईएस सिस्टम में। बहुत चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें और मैं चाहता था आप लोगों के साथ डिस्कस करना लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये एक सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत सारे हैं जिसमें मैंगो मैप भी हैं। आप जरूर उस ट्यूटोरियल से वीडियो जो ट्यूटोरियल से गो थ्रू हो, बहुत से छोटे छोटे बेसिक फीचर्स हैं उनको आप काम में लेवें और आप देखेंगे कि जो जीआईएस को लेकर हमारे दिमाग में एक था कि जीआईएस के लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ता है, आपके पास बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की आपको जरूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद इसको काम में लेवें अपने रिसर्च में। बहुत अच्छे मैप्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आप इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं जो बहुत लिमिटेड टाइम की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। अगर आपको अपना रिसर्च का काम करना है, मैप बनाना है, तो आपको अपने डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठे अपने वेब ब्राउजर के द्वारा आप उस मैप को वहां बना सकते हैं। तो आपके पास अवेलेबिलिटी है 24/7 की, एक्सेसिबिलिटी है, आप कहीं से भी अपने मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको अपडेट कर सकते हैं, आपके यूजर्स उस मैप को एक्सेस कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी है, आपको कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। डायनामिक है, रियल टाइम अपडेशन का इसमें ऑप्शंस है आप लोगों के पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेब जीआईएस का जो डेस्कटॉप जीआईएस से ज्यादा फार बेटर है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। आप अपने नक्शे बनाने के लिए, जैसे अभी मैं आपको बात कहूं कि जिस तरीके से अगर मैं यूजर्स जो है कि जो परमिशंस है वो इस सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करवा देता हूं तो और उन पार्टिसिपेंट्स को कहता हूं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए। तो देखिए कितने सारी कम्युनिटी लगकर बहुत आसानी से इसको कर सकती है। उसके अलावा इसमें यूजेबिलिटी है, बहुत इजी यूजर इंटरफेस है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स कंपैटिबिलिटी है। आप चाहें तो अपने ये जो मैप्स हैं इनको एक मोबाइल डिवाइसेस पे भी चला सकते हैं, आप इनको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इनको काम में ले सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं आ जाता हूं मेरे उसी क्वेश्चन पे जिसके साथ मैंने अपना जो है स्टार्ट किया था लेक्चर, और वो ये था कि वो जो आपको मैंने पिक्चर्स दिखाए थे वो सब पिक्चर्स क्या हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए होंगे, कुछ लोग हैं जो आंसर्स शायद अब दे पाए कि ये सारी आप लोगों को ये तो पता था कि ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये सिंपल मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं है, ये सब जीआईएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। चाहे हम ओला उबर के बारे में बात करें, चाहे गूगल मैप के बारे में बात करें, चाहे अमेजोन के बारे में बात करें, फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, इन एप्लीकेशंस के अंदर कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे अगर हम अमेजन के बारे में बात करें तो जैसे ही आप उसको कोई ऑर्डर देते हैं वो आपकी लोकेशन पिक करता है और उस लोकेशन के बेस पे वो डिसाइड करता है कि कौन से वेयर हाउस से आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जितनी भी एप्लीकेशंस थे, स्विगी का तो आपको पता ही है ना, वो मोटरसाइकिल आपको चलता हुआ नजर आता है,
और आप तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई अब मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में आ चुका है। तो ये सारे के सारे फीचर्स, ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि जीआईएस के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जीआईएस में, लेकिन आपके बिल्कुल छोटे से जो 6000 7000 के नॉर्मल फोन पर भी काम कर रही है जीआईएस एप्लीकेशन। इसलिए क्योंकि ये डेस्कटॉप जीआईएस के कंसेप्ट से फार बेटर है, उससे आगे निकल गई और ये वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशंस है। तो जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था उसका आंसर आप सब लोग समझ ही गए कि ये सारी एप्लीकेशन वेब जीआईएस एप्लीकेशंस है। और अभी जो टाइम है वो इसी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का है। तो जो लोग पहले से जीआईएस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अब धीरे धीरे अपने आप को वेब जीआईएस में स्विच ओवर करें, क्योंकि ये आपके मैप्स के को, आपके काम को, आपका जो रिसर्च वर्क है उसको वर्ल्ड वाइड रीच प्रोवाइड करवाता है। और जो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये जीआईएस प्रोफेशनल्स का काम है, टेक्निकल काम है, हम लोग तो कर नहीं सकते, वो लोग जरूर इस मैंगो मैप ऐप को इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखें और आप पाएंगे बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव मैप्स आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अपने स्टूडेंट्स को भी कम से कम एक एक्सपोजर जरूर दें, उनको बताएं कि इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी भी जीआईएस में आ रही है। थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों का कि आपने मेरा लेक्चर ये सुना। धन्यवाद। ओवर टू सोनी सर। Thank you, Dr. Devesh. You have really updated us with a new feature. और ये बहुत काम आ सकता है फैकल्टी के, स्टूडेंट्स के। और आपने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में इस सरोकार को बार बार रखा कि ये जो पूरा ड्राइव है, जो एक नई मैकेनिज्म है जिसमें लोकेशन को लेके काम हो रहा है लेकिन ज्योग्राफर इससे थोड़ा दूर है, तो किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं। और यदि हमें इसको व्यापक स्तर पे करना है तो हमें उससे स्टूडेंट को जोड़ने की जरूरत है। और यदि हम ये काम कर पाए तो आपका जो शुरुआती कंसर्न था हम शायद उसको एड्रेस कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन के लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। और कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर तथा डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बोर्ड शेयर किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहते हैं देवेश सर? सर 2-3 क्वेरीज थी, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, यू कैन। पहला तो एक क्वेरी मेरे पास आया कि ये चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये ईमेल आईडी जो आप डालते हैं, पर ईमेल आईडी पे आपको 1 महीने का ये सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आप n नंबर ऑफ ईमेल आईडीज बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये है कि 1 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन में भी आपका जो स्टूडेंट है वो अगर इसको देखता है, उसको एक एक्सपोजर मिलता है कि ये सब कुछ चीजें हो रही है, तो शायद वो इस फील्ड में आने की कोशिश करेगा और वो समझेगा कि ये फील्ड मेरे लिए भी है। दूसरा एक क्वेरी था कि क्या हम इसके अंदर डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से मैंने एक नया पॉइंट वहां अजमेर का जनरेट किया था, तो आप यहाँ पर पॉइंट फीचर भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पॉलीगन फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड था तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन आप लोग वहां पर ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये डेस्कटॉप जीआईएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मॉडलिंग करनी है, बहुत उसमें काम करना है, तो डेस्कटॉप जीआईएस है। लेकिन एक सिंपल यूजर, यदि आप सोशल ज्योग्राफर हो तो आपको मॉडलिंग करने की अगर जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल मैप क्रिएट करने हैं, और ऐसे मैप आप चाह रहे हैं जो अपडेटेड हो, जो वर्ल्ड वाइड रीच रखते हो, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें जीआईएस के डेस्कटॉप जीआईएस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ प्लेन से दिल्ली जाना है तो हमें सिर्फ इमरजेंसीज के बारे में ही पता होना चाहिए, हमें बाकी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए वेब जीआईएस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप यूज कर ही रहे हैं, हम हर ऐप में इसको यूज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये ऐप मैप्स को डिजाइन करने के लिए आपके जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में ये हेल्प कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर देवेश।